गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना कॉस्ट अकाउंटिंग कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम उसी सीरीज़ में हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज उसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। जो हम बात करते हैं, मैंने आपसे बात की कि भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसमें बेसिकली आती क्या है चीज़ें, है ना। इसे हम थोड़ा सा देखते हैं इनकी डेप्थ में कि वास्तव में चीज़ें है क्या, इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। देन उसके बाद हम अपनी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, हम मटेरियल में क्या क्या चीज़ें लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। इसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि क्या मटेरियल और स्टोर सेम वर्ड्स होते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो मटेरियल है, सामग्री है, उसी के लिए स्टोर्स वर्ड भी यूज़ किया जाता है ना। लेकिन अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखें तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? देखिए, मटीरियल तो डायरेक्ट रॉ मटीरियल से मतलब है ना, जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के लिए परचेस किया जाता है और उस पर हाँ वो एब्जॉर्ब होता है। लेकिन स्टोर्स जो होता है, इसका मीनिंग थोड़ा वाइड होता है। इसके अंदर हम केवल रॉ मटेरियल ही इंक्लूड नहीं करते हैं, रॉ मटेरियल के साथ साथ टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड सो ऑन, बाकी की सारी चीज़ें भी इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। और कुछ एक्सटेंट तक इसके अंदर फिनिश्ड गुड्स भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं, या फिर पार्शियली कंप्लीटेड फिनिश्ड गुड्स इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मटेरियल में और स्टोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की। मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जो किसी कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर के द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या फिर जिसे हम डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए परचेस करते हैं, है ना। और इसके साथ हम कुछ और क्या कह सकते हैं टर्म्स में, इसे हम प्रोडक्शन मटेरियल एंड प्राइम कॉस्ट मटेरियल भी कहते हैं। कई बार आपको डायरेक्ट मटेरियल कई नामों से दे दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए प्रोडक्टिव मटेरियल है, प्रोडक्शन मटेरियल एंड प्राइम कॉस्ट मटेरियल। ऑल मटेरियल्स स्पेशली परचेज फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोसेस। मैंने आपसे बात की, जैसे एग्जांपल्स हमने लिया फेविकॉल फॉर बुक बाइंडिंग। बुक बाइंडिंग के लिए आपने फेविकॉल लिया डायरेक्ट ओनली फॉर बुक बाइंडिंग, तो फिर ये क्या होगा, उसी का डायरेक्ट मटेरियल है। देन टायर्स फॉर बाइसिकल, बाइसिकल के लिए आप टायर्स परचेस करते हैं, है ना। लेदर इन शूज़, शूज़ में जो लेदर यूज़ किया जाता है, ये डायरेक्ट मटेरियल है। फिजिकली मैं इसे प्रेडिक्ट करके बता सकती हूँ कि येस इट इज़ यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देन इट इज़ टर्म्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। देन उसके अलावा अगर किसी भी प्रोसेस से रॉ मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, अगर डायरेक्टली आपको आपके स्टोर से वो मटेरियल इशू हो रहा है, जहाँ आप परचेस, स्टोर्स क्या करता है, आपका जो भी मटेरियल है उसे परचेस करना, उसको अपने पास स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इशू करने का काम करता है। तो आपको जो भी स्टोर से इशू किया जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्ट मटेरियल। देन कई बार होता है कि जो हमारा एक मटेरियल है वो कई सारी प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। जैसे हमने क्रूड ऑयल की बात की थी, वो कई सारे प्रोसेस से गुजर कर पेट्रोल बनता है। तो एक प्रोसेस का प्रोडक्ट दूसरे प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, तो इस तरह से जो प्रोसेस में जाता है दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्ट मटेरियल। देन बेसिक और एसेंशियल पैकिंग मटेरियल, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमें जनरली लगता है कि जो पैकिंग मटेरियल है वो क्या है, वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि पैकिंग मटेरियल के बिना सेल ही नहीं हो सकती। जैसे कि आप दूध लेके आते हैं मार्केट से, मिल्क लाते हैं, मिल्क जिस पॉली पैक में क्लोज होता है, जिससे कवर होता है, वो उसका बेसिक एसेंशियल मटेरियल है। अगर वो पॉली पैक आपके पास नहीं होगा तो आप मार्केट से मिल्क परचेस करके नहीं ला पाएंगे। वो ऐसी सूखी चीज़ तो है नहीं जिसे मैंने पकड़ा और मैंने हाथ से ले लिया, या अपना मैं बैग लेके गई, उसके अंदर डलवा लिया और मैं ले आई, है ना। कोई भी ऐसा लिक्विड आइटम हो सकता है। आप जूसेस लेते हैं मार्केट से, आप कर्ड लेते हैं, तो उनके लिए जो प्लास्टिक या पॉली बैग है उनका वो बेसिक पैकिंग मटेरियल हो गया। इसी तरीके से सपोज़ कीजिए आपने ऑनलाइन कोई मोबाइल ऑर्डर किया, तो आप मोबाइल के लिए जो भी कार्टन से जो भी पैकिंग मटेरियल उसका होता है, जिसमें कि वो आता है जिस बॉक्स में, दैट इज़ ऑल्सो बेसिक एसेंशियल मटेरियल, तो वो भी हमारी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, है ना। तो जो चीज़ डायरेक्टली, जिसके बिना आप उसको पैकिंग नहीं कर सकते हैं, उसको सेल नहीं कर सकते हैं, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। देन उसके बाद आता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए हमने बात की थी, क्या होता है इनडायरेक्ट मटेरियल में, जिस कॉस्ट को हम एलोकेट नहीं कर सकते हैं लेकिन जिसे अपॉर्शन किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर बेसिस पर, देन इट इज़ टर्म्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि नॉट कंसिडर्ड एज डायरेक्ट ड्यू टू स्मॉल कॉस्ट। अच्छा, इसकी एक खास बात और क्या है कि इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है और इसकी वजह से जो इसे डायरेक्ट मटेरियल में कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे कि अगर आप कोई भी फर्नीचर या कुछ भी बना रहे हैं और उसमें आपने छोटी छोटी जो कीलें होती हैं, हाँ,
इस तरह के कोई भी टूल्स या इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं जो बहुत ही कम कॉस्ट के होते हैं, तो फिर आप उन्हें अपनी मेन मटेरियल में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टोर्स एंड सप्लाईज यूज्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड यूज्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट। अगर आपका सर्विस डिपार्टमेंट या फिर आपकी मशीनरी की मेंटेनेंस के लिए कोई भी स्टोर्स या सप्लाईज यूज़ होती हैं तो फिर वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं कही जा सकती। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है लुब्रिकेंट्स हुए। अब मशीन्स में लुब्रिकेशन ज़रूरी है, टाइमली आपको उनकी ऑयलिंग करनी पड़ती है, तो वो जो लुब्रिकेंट है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटीरियल, इट इज़ इनडायरेक्ट मटीरियल। ठीक है, उसमें जो ग्रीस होती है उसको कॉटन यूज़ किया जाता है साफ़ करने के लिए, वो सब भी इसी का पार्ट है। इसी तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट अगर कोई भी पावर हाउस हैं, कैंटीन्स हैं, इस तरह की कोई भी सर्विसेज यूज़ कर रहा है, इसमें कोई मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, तो फिर ये भी हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। आई होप आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल का डिफरेंस समझ आ गया। देन इसके बाद अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर से क्या मतलब होता है। तो देखिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसे हम क्या क्या कहते हैं बच्चों? डायरेक्ट वेजेस भी बोला जाता है। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कई नामों से इसे क्वेश्चन में दे दिया जाता है। प्रोडक्टिव वेजेस भी इसे बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ऑपरेटिंग वेजेस और प्राइम कॉस्ट वेजेस। सारी चीज़ें डायरेक्ट शो कर रही हैं कि डायरेक्ट लेबर का पार्ट है। देखिए, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट हैं। प्रोडक्टिव, जैसे हमने प्रोडक्शन मटीरियल का, वैसे ही सेम प्रोडक्शन वेजेस है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये भी बेसिक डायरेक्टली हैं। देन ऑपरेटिंग और प्राइम कॉस्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट का ये पार्ट है। फिर इसमें देखिए, दीज वेजेस कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हमने बात की थी। ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली एंगेज्ड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। हम डायरेक्टली मतलब ये कह सकते हैं कि जो वेजेस कच्चे माल को सीधा सीधा निर्मित माल में बनाने के काम आ रही है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है, वो सारी की सारी लेबर हमारी डायरेक्ट लेबर होगी। दैट इज़ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसका सीधा सा फंडा है ना। जैसे कि आप किसी भी टेलर को, किसी भी वीवर को, ठीक है, कारपेंटर को, बेकर को, मशीन ऑपरेटर को, शू मेकर को पेमेंट करते हैं, तो डायरेक्टली आप पेमेंट करें, वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल ले रहा है और उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करूँ तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होगी? दैट इज़ अनप्रोडक्टिव वेजेस। और इसमें हम लेंगे जैसे कि हमने इंस्पेक्टर्स हैं, वॉचमैन हैं, फोरमैन हैं, स्टोर कीपर हैं, सुपरवाइजर्स हैं, मेंटेनेंस वर्कर्स हैं, इस तरह से आप जिन्हें भी अपॉइंट कर रहे हैं जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो लेबर जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में नहीं कन्वर्ट कर रही है ना, ये उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो टर्म्ड एज चार्जेबल एक्सपेंसेस, वही जो कि डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट से या किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिसे सीधा सीधा कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट डिपार्टमेंट लागत केंद्र पर सीधा सीधा अवशोषित कर लिया जाता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, और उसके अंदर जैसे कि हम क्या क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हायर ऑफ स्पेशल वर्क फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कुछ भी हायर कर रहे हैं वो उसका पार्ट होगा। ठीक है, फिर अगर आप कोई भी रॉयल्टीज़ पे कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसी भी स्पेसिफिक जॉब के लिए अगर आपने कोई भी मटेरियल परचेज़ किया है, ठीक है, उसके लिए आपने कोई कैरिएज पे किया, नॉर्मल में कैरिएज जो होती है, वैसे तो कैरिएज को हम कैरिज ऑन परचेजेस को डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट मानते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने पढ़ा है, और कैरिज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट होती है, लेकिन किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए हमने कैरिज पे किया है यहाँ पर, तो दैट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इस तरह से कई सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर हो सकते हैं जिन्हें हम चार्जेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात। अभी मैंने आपसे बात की थी कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस एक्सपेंसेस, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। इनकी भी लिस्ट काफ़ी लंबी है बच्चों कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन नाम से हमें पता लग जाता है कि ये ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे इन सारे ओवरहेड्स में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, प्लस ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट जब तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं आपकी अकाउंटिंग, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जिन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी कॉस्टिंग का हिस्सा नहीं होते हैं। कॉस्टिंग में हम प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं।
ठीक है। तो वो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम किस तरह से अपनी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। तो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। आप इतना कंप्लीट कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बच्चों, आप कमेंट करके अगर बताते हैं कि किस तरह से आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं या आपको क्या समझ आता है, क्या नहीं आता है, तो मैं आपके लिए और भी बेटर तरीके से चीज़ें प्रेजेंट कर पाऊँगी, ठीक है। थैंक यू।